अस्सलामुअलैकुम। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 1975 या इससे भी पहले का अरसा, जो मुझे सही तरह याद तो नहीं, अलबत्ता ये जरूर याद है कि हमारा गांव चक 136 के नाम से मशहूर था। वहाँ एक नहर थी जिसके किनारे ये गांव आबाद था। पुराना जमाना, रियाकारी से पाक मुखलिस लोग, जिनके लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना गालिबन दुनिया का सबसे अहम काम था, जो सब लोग मिलकर सरंजाम दिया करते थे। गांव के ऐन दरमियान में एक कदीम कुआं था, जिस पर चमड़े का एक मशकीजा हमेशा मौजूद रहता था, ताकि जिसका जब दिल चाहे वो उस कुएं के पानी से इस्तेफादा कर सके। कुएं के बिल्कुल पास जरा सा हटकर बड़ का बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखों ने उस कुएं को एक माँ की तरह अपनी आगोश में ले रखा था। यही वजह थी जो उस कुएं का पानी आम कुओं के मुकाबले में ज्यादा ठंडा और फरहत बख्श था। आमतौर पर गर्मी की दोपहर में गांव के ज्यादातर लोग इस बड़ के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर अपनी बैठक जमाया करते थे। पास ही बच्चे खेला कूदा करते थे, औरतें कुएं से पानी भरती। गर्ज सारी दोपहर खूब रौनक मेला लगा रहता। मुझे अच्छी तरह याद है, हफ्ते के किसी भी एक दिन उस कुएं के करीब कोई जानवर ज़िबा किया जाता था, कभी बैल, कभी बकरा और कभी गाय। ये एहतमाम गांव के कसाई की जानिब से होता, जिसका ऐलान सुबह मुंह अंधेरे ही गांव की मस्जिद में कर दिया जाता था। लिहाजा जिसे भी ये गोश्त खरीदना होता, वो कसाई से पहले ही राब्ता करके अपनी बुकिंग करा लेता। ऐसी और भी बहुत सारी मेरी छोटी छोटी यादें जो उसी गांव से वाबस्ता थीं। बचपन के हसीन दिन जो हमने उस कुएं के करीब छुपन छुपाई खेलकर गुजारे। ना कोई डर, ना कोई खौफ, एक पुरसकून सा माहौल जो हमें हमेशा अपने हिसार में लिए रखता। फिर शायद हमारे गांव के पुरसकून माहौल को जैसे किसी की नजर लग गई। वो जाती गर्मियों की एक शाम थी, जब चाचा अलादीता अपने अकलौते तांगे के साथ गांव के वाहिद लारी अड्डे पर मौजूद था। आखिरी बस आज खिलाफे तवक्का कुछ लेट हो गई थी, वरना आमतौर पर 8 बजे के बाद वो अड्डा तकरीबन पूरा वीरान हो जाता। मगर आज चूंकि अभी तक बस भी नहीं आई थी, लिहाजा चाचा भी वहां वाहिद चाय के खोखे पर मौजूद था। और फिर 7:30 पहुंच जाने वाली बस 8:30 पौने 9 बजे आई, जिसमें इत्तेफाक से चक 36 का कोई भी मुसाफिर मौजूद न था। चाचा ने जल्दी से घोड़े को गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर डाल दिया। सारा रास्ता वीरान पड़ा था और हर तरफ एक हू का आलम तारी था, जो आमतौर पर गांव में सूरज ढलते ही नजर आने लगता है। चाचा अलादीता गांव की हदूद में दाखिल हुआ, और फिर जैसे ही वो कुएं के करीब से गुजरा, पानी की आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। चाचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे रात के इस पल किसी ने कुएं में जोर से मशकीजा फेंका है। चाचा रुक गया। तजस्सुस उसे कुएं के मजीद करीब ले गया। वो शायद देखना चाहता था कि इतनी रात गए किसे पानी की जरूरत पेश आई जो वो कुएं तक आ गया। गांव के लोग जानते हैं कि वहाँ मगरिब होते ही स्याही छा जाती है, मगर कुएं के करीब पहुंचकर चाचा हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा तारी था। कुएं के नजदीक तो दूर दूर तक कोई बंदा बशर न था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात ये थी कि कुएं पर मशकीजा भी मौजूद न था। चाची को महसूस हुआ जैसे कुएं की पुल्ली लरज रही है। उसने घबरा कर तांगा वापस सड़क पर डाला और पीछे देखे बिना तेजी से दौड़ा दिया। सुबह की रोशनी फैलते ही चाचा का रात वाला खौफ कदरे कम हो गया, मगर फिर भी उसने ये वाकया चौक पर बैठे तमाम लोगों को सुनाया। शायद किसी ने काबिले इतना न जाना, मगर उसके बाद कुछ ऐसे हालात व वाकयात रोनुमा हुए जिसने यकदम ही गांव की फिजा में खौफ की लहर दौड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। वो बच्चे जो कुएं के करीब बेफिक्री से खेलते थे, अब माएं उनकी फिक्र करने लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि कोई न कोई बच्चा डर जाता था। दौड़ते भागते बच्चों को ऐसा महसूस होता जैसे उनके दरमियान कोई और भी दौड़ रहा है। कभी पीछे रह जाने वाले बच्चों को एक साया सा दिखाई देता और वो डर जाते। मगर वहाँ शाम के वक्त हम जैसे नौजवानों का खेल छुपन छुपाई जारी रहता था, क्योंकि हम में से तकरीबन सब ही खुद को बहुत बहादुर समझते थे। यही वजह थी जो कुएं के हवाले से मशहूर होने वाली इतनी कहानियों के बावजूद हमने अपना खेलना छोड़ा था। जैसे ही असर की नमाज होती, हम 8-10 लड़के इकट्ठे होकर कुएं के करीब पहुंच जाते और फिर मगरिब तक खूब खेल जमता। हैरत की बात ये थी कि हमारे साथ कोई भी ऐसा माफूकुल फितरत वाकया भी पेश न आया था
जो हमें खौफजदा कर सकता। सो हम में से अक्सर लड़के तो कुएं से वाबस्ता कहानियों को मन घड़त करार देते। जफर हमारे ग्रुप का सबसे शरारती और फन्ने खान टाइप का लड़का था, जिसने छुपन छुपाई के खेल में एक मजीद इजाफा ये कर दिया था कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता, जबकि हमारा खेल खत्म होने का वक्त था, उस पल जफर कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता और फिर जोर जोर से पुकारता, मासी नी मासी, मैं तो सूखा ही वापस जा रहा हूँ। जिसका मतलब ये होता था कि आज भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुरू शुरू में ये काम वो अकेला ही करता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसके साथ शामिल हो गए और हमें मजा भी आने लगा। ये हमारी एक बेजर्र सी शरारत थी, जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जाती गर्मियों की शाम थी, असर अपने वक्त से पहले होने लगी थी। अम्मा तंदूर सुलगाने के लिए लकड़ियां जमा कर रही थी, जब मेरा दोस्त अफजल मुझे बुलाने आ गया। ओए जल्दी आजा, फिर मगरिब हो जानी है। असर और मगरिब की नमाज के दरमियान महज 1 घंटे का फर्क रह गया था। अफजल की बात सुनते ही मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर की जानिब भागने की तैयारी की ही थी कि यकदम अम्मा सामने आ गई। कुएं की तरफ न जाना। आज सवेरे सकीना पानी लेने गई थी, तो जब उसने वहां किसी जनानी को देखा जो मुंडेर पर बैठी रो रही थी। उसके रोने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि सकीना मारे डर के भागी वापस घर आई और आते साथ ही बेहोश हो गई। उफ़ो अम्मा, मैंने उनकी बात दरमियान से ही काट दी। आप एक अच्छी मुसलमान होने के नाते क्यों इन सारी बातों पर यकीन रखती हैं? मेरे लहजे की हैरत से अम्मा शदीद कंफ्यूज हो गई। तेरी बात सही है पुत्र, पर जिन भी दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें उस वक्त तक दिखाई नहीं देते जब तक हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करें। बड़ा आया इस्लाम की बातें करता है, अता पता तो कुछ है नहीं। मैं नहीं मानता अम्मा, जिन्नात विन्नात सब फजूल बातें हैं। बेपरवाही से कहता हुआ मैं दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर कुएं के पास छुपन छुपाई खेलते कब वक्त गुजर गया पता ही न चला। मस्जिद का स्पीकर शायद खराब था, जो हमें अजान की आवाज भी सुनाई न दी, जब अचानक मेरे दोस्त के भाई ने दूर से हमें आवाज लगाई, ओए नालायको, जल्दी आओ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। उनकी आवाज सुनते ही हम सबको एहसास हुआ कि फिजा में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। चलो भाई जल्दी निकलो यहाँ से। अफजल सबसे आगे भागा, जबकि जफर हमेशा की तरह कुएं की सिमत दौड़ा। ओए आज देर हो गई है, आजा, कल कर लेना ये सब। जफर को कुएं की तरफ जाता देखकर एक पल के लिए अफजल ने रुककर उसे पुकारा, जबकि जफर जवाब दिए बगैर कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मासी नी मासी, मैं सूखा ही जा रहा हूँ। मैं भी अफजल को आगे जाता देखकर आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि जफर की तेज तेज आवाज हमारे कानों से टकरा रही थी। अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे कि जफर की आवाज आना अचानक बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा तो मुझे जफर दिखाई न दिया। अफजल अफजल, जफर पीछे नहीं है। तेज दौड़ते हुए मैंने अफजल को जा लिया। वहीं होगा, उसने कहाँ जाना है। ये कहकर वो रुक गया, जबकि बाकी सारे लड़के मस्जिद की जानिब जा चुके थे। अभी हमने इतनी ही बात की थी कि जफर की लर्जा खेज चीख हमारे कानों से टकराई, जिसे सुनते ही हमारे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे क्या हुआ? हम सब उस जानिब दौड़े जहाँ वो पुरअसरार कुआं मौजूद था। हमने देखा सामने जमीन पर जफर बिल्कुल साकित पड़ा था, जैसे उसके जिस्म में तो जान ही ना हो। अरे ये तो मर गया है, मेरे एक दोस्त ने उसे देखकर बोला। नतीजा यही अखज़ किया क्योंकि उसका रंग उस समय लट्ठे की माने सफेद पड़ चुका था, ऐसे जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। हमने आगे बढ़कर उसके दिल की धड़कन सुनी, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खुदा का करना कि उसी पल चाचा लदिता अपने तांगे समेत वहां आ गया। ओए लड़को, इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो हमारे करीब आन रुका। जफर बेहोश हो गया है चाचा। ये सुनते ही चाचा नीचे उतर कर आ गया और उसे हिलाया जुलाया। फिर हम सब की मदद से तांगे में डालकर तेजी से गांव के वाहिद हकीम के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसी पल जफर के तमाम घर वाले भी वहां आ पहुंचे। बज़ाहिर जफर में जिंदगी के कोई आसार न थे। उसकी गर्दन पर मौजूद उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उसका गला दबोचा हो, लेकिन चूंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा था, इसलिए हम खामोश ही रहे। क्या हुआ इसे? हर शख्स का एक ही सवाल था। अरे हम कुछ नहीं जानते, हम सबका भी एक ही जवाब था। और फिर हकीम साहब की कोशिश और घर वालों की दुआएं रंग ले आईं। जफर को 3 रोज के बाद होश आ गया, मगर उस तरह के कई दिनों तक वो खाना पीना और बोलना सब भूल गया।
उसकी इस हालत ने हमें इतना खौफजदा किया कि हम में से किसी ने उस दिन के बाद कुएं की तरफ जाने की जुर्रत ना की। मगर हम ये जानना चाहते थे कि जफर को ऐसा क्या हुआ जिससे वो खौफजदा होकर 3 दिन तक बेहोश रहा, और ये बात सवाए जफर के कोई ना बता सकता था, जिसके लिए उसका मुकम्मल सेहतयाब होना जरूरी था। बिला आखिर 2 माह बाद जफर इस काबिल हो गया कि कॉलेज और मदरसे जाने लगा। अब हम सब इस इंतजार में थे कि वो कब सारी बात हमें बताएगा, और बिला आखिर वो दिन भी आ गया। उस दिन कॉलेज से वापसी के बाद हमारा इरादा नहर पर जाकर नहाने का था, और हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक जफर शामिल न था। जब घर वापसी पर मैंने उससे पूछा, हमारे साथ नहर पर चलोगे, तो कहने लगा, नहीं, मुझे घर जाना है। वो थके लहजे में कहता आगे की जानिब बढ़ा, तो मैंने उसे जाकर रोक लिया। क्या बात है जफर, ऐसा कब तक चलेगा? यार, अब भूल भी जा जो सब कुछ तेरे साथ हुआ। आ जा वापस अपनी जिंदगी की तरफ। कैसे भूल जाऊं मैं? उसने रुककर मेरे चेहरे पर एक नजर डालते हुए गहरी सांस ली। वो चेहरा, वो आंखें, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कहते हुए मारे खौफ के जफर को तो जैसे झुरझुरी सी आ गई। कौन सा चेहरा, कौन सी आंखें? वो परत दर परत खुल रहा था, और मैं चाहता था कि उस शाम के हवाले से होने वाली वो हर बात उगल दे। उसी औरत का चेहरा। जानते हो, उस शाम जब तुम लोगों के मना करने के बावजूद मैं कुएं का चक्कर लगा रहा था, तो यकदम वो औरत मेरे सामने आ गई, जिसके चेहरे पर नाक सिरे से गायब थी। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और डरावना था। उसकी लाल सुर्ख आंखों के साथ वो जैसे मुझे घूर रही थी, ऐसे जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसे देखते ही मेरी आवाज बंद हो गई। मैं मासी हूँ, और आज तुम सूखे वापस नहीं जाओगे। मेरे खामोश होते ही वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि भाग जाऊं या तुम लोगों को आवाज देकर रोक लूं, मगर जाने कैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया। शायद खौफ ने मुझे मुंजमद कर दिया था। मेरे हलक से आवाज कतई गायब हो गई थी। तुम रोज मुझे पुकारते थे ना, लो देखो आज मैं आ गई। ये कहते हुए वो हंसी थी, और उसके दांत इस कदर खौफनाक थे जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो, मैं कहना चाहता था मगर कह ना पाया। उसी पल उसने आगे बढ़कर मेरी गर्दन दबोच ली। उसके हाथ, ये बताते हुए मारे खौफ के, जैसे जफर ने झुरझुरी ली। उसके हाथ चिपचिपे से थे, ऐसे जैसे मगरमच्छ या मेंढक की खाल हो। अपने गीले हाथों से वो मेरी गर्दन दबा रही थी। अचानक तुम लोगों की आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम मुझे पुकार रहे थे। तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे जैसे होश आ गया हो। वही पल था जब बेख्तियार मेरे मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। ये कहकर जफर रुक गया। मैंने देखा वो रो रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से सवाल किया। फिर मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो गलीज औरत मेरा गला छोड़कर छपाक से कुएं में कूद गई। ओ मेरी खुदाया, इसीलिए जब हम तुम्हारे पास आ रहे थे तो हमें कुएं में किसी के कूदने की आवाज भी आई थी, तो हम समझे शायद मशकीजा गिरा है। और फिर जब हम वहां पहुंचे तो तुम बेहोश जमीन पर गिरे पड़े थे। हाँ, और जब मुझे होश में आया तो मुझे ऐसा लगा था शायद जो कुछ हुआ था वो मेरा वहम था, या कोई भयानक ख्वाब जो मैंने आलमे बेहोशी में देखा हो। मगर नहीं, ये देखो, जफर ने अपनी गर्दन मेरे सामने की, जहां उंगलियों के सख्त निशान अब भी मौजूद थे। वो तो शायद मुझे मार ही देती अगर मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया होता, मगर नहीं, मुझे अभी और जिंदगी जीना थी। यही सबब था जो किसी नूर की तरह आयतल कुर्सी मेरे सीने में उतर गई, और मैं उस नापाक बला के हाथों मरने से बच गया। ये कहकर जफर रुका नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब चल दिया था। मैंने देखा वो जोहर पढ़ने मस्जिद जा रहा था। मुझे मालूम था कि जफर अब 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है। उस हादसे ने उसका अपने खुदा पर ईमान मजबूत कर दिया। ये सोचकर मैं भी नहर जाने का इरादा मुलतवी करता हुआ सामने दिखाई देने वाली मस्जिद की जानिब बढ़ गया। अब तो इस बात को एक जमाना गुजर गया है, लेकिन आज भी जब ये वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है।